हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम सीखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है ना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंटीज वगैरह कैसे करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आप सभी ने शेयर कैपिटल वाला किया हुआ है ही, है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स आपने किया था, उसी तरीके से इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। थोड़ा बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे जब भी कोई आप शेयर इशू करते थे, तो शेयर इशू करते थे तो क्या होता था, एप्लीकेशन के पैसे पहले आते थे। तो एप्लीकेशन के पैसे पहले आ गए तो आप क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, करते थे ना। और अगर लमसम में होता था, शेयर एक साथ इश्यू हो रहे थे, तो आप लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये करते थे। और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे, और टू आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जो एंट्री करते थे बैंक वाला, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, या सिंगल अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अलग अलग चल रही है ना। लॉट वाइज कर रहे हैं या लमसम में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लॉट वाइज कर रहे होते थे तो एप्लीकेशन की एंट्री आप दो एंट्री हर की दो एंट्री करोगे, हर एक फेज की। एप्लीकेशन का फेज, अलॉटमेंट का फेज, फर्स्ट कॉल का फेज, फाइनल कॉल का फेज, जो भी फेज है सबकी दो दो एंट्री करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हो, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते हो। ठीक है, अगर लमसम में इश्यू नहीं हो रहा, बल्कि अलॉटमेंट में हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो आप अलग अलग फेज के हिसाब से करते थे। शेयर एप्लीकेशन वाली दो एंट्री कर दी आपने। फिर उसके बाद क्या करते थे, आप शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल की एंट्री करते थे। तो शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में क्या होता है कि उसमें पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करते हो, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखोगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की भी ऐसी एंट्री करेंगे। और जो भी शेयर अलॉटमेंट की या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री कर दी, तो उसकी जस्ट बाद आपको बैंक वाली एंट्री करनी पड़ती है, यानी जब आपके अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के पैसे आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप करते हो ना बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करते हो। तो कब करना है, जस्ट आफ्टर ड्यू एंट्री। ठीक है, तो ये तो आपका था इश्यू ऑफ शेयर्स। उसी तरीके से यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होगा। इसमें भी हम जो इश्यू करते हैं डिबेंचर्स को, तो इसमें क्या होता है, तीन तरीके होते हैं, है ना। इसमें भी एट पार होता है, इसमें एट डिस्काउंट होता है, एट प्रीमियम होता है। हम पब्लिक में इश्यू करते हैं। आपने शेयर कैपिटल में क्या पढ़ा था, उसमें सिर्फ एट पार पढ़ा था और एट प्रीमियम पढ़ा था। यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है ना, उसमें भी वही काम करते हैं जैसे बैंक ऑन डेबिट टू, जैसे हम वहाँ शेयर एप्लीकेशन करते थे, यहाँ पे क्या करना है, खाली शेयर के बदले में आपको डिबेंचर प्रीफिक्स कर लेना है। तो शेयर एप्लीकेशन जैसे होता था उसके जगह पे डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फाइनल कॉल। मतलब शेयर के बदले डिबेंचर आप पुट कर लोगे। ठीक है, जहां जहां पे शेयर्स होते हैं वहां वहां डिबेंचर्स कर लोगे। ठीक है, और जहां पे शेयर कैपिटल होता था वहां पे आप कर दोगे परसेंट डिबेंचर। ठीक है, जहां पे शेयर कैपिटल होता था वहां पे आप कर दोगे परसेंट डिबेंचर, जैसे 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो आपको ये पता ही होगा कि डिबेंचर होता क्या है। एंड डिबेंचर आपका क्या होता है, लोन के पैसे होते हैं जिसको आप कन्वर्ट करते हो। ठीक है, डिबेंचर में लोन के पैसे आपके पास जो भी, मान लो 10 लाख का लोन है आपका, तो उसको आपने डिबेंचर में कन्वर्ट कर लिया। जैसे आपने शेयर के पैसे कन्वर्ट कर लिए थे, वैसे ही आप डिबेंचर के पैसे कन्वर्ट करते हो और उसकी ट्रीटमेंट करते हो। तो अब क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कर दिया, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट, जैसे 9% से बैंक लोन लिया है या 8% से लिया है, तो 8% डिबेंचर या 9% डिबेंचर कर देना है। ऐसे ही आपको फिर अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो अलॉटमेंट में क्या होगा कि आप करोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, 9%, 8% जो भी डिबेंचर होगा वो कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को वापस अब क्या करोगे, क्रेडिट करोगे और बैंक को डेबिट कर दोगे, यानी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से आपको फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है। इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या होता है, हम इश्यू करते हैं डिबेंचर को एज अ कैश, मतलब कैश के रूप में करते हैं, बाय कैश करते हैं। और
कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकते हैं या एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो बाय कैश में क्या होता है, आप डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है, पब्लिक उसके पैसे देगी आपको, ठीक है, तो ये आपका डिबेंचर कैश में हो गया। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब ये होता है कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, जैसे बिल्डिंग प्लान मशीनरी खरीद रहे हो, तो आप बदले में क्या कर रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो। जैसे शेयर में था, जैसे जस्ट लाइक आपने शेयर में किया था ना कि कंसिडरेशन अदर देन कैश किया था, उसमें आप कोई बिल्डिंग या एसेट खरीद रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे बदले में अपने शेयर्स दे रहे थे, है ना। जैसे बिल्डिंग खरीदी, तो सबसे पहले बिल्डिंग खरीदी है आपने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हो जाएगा, जिसके नाम से आपने खरीदी है, मतलब जिसका जिसका जिसके जिस वेंडर के से खरीदी है आपने, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कर देंगे। फिर उस वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने की क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू, अगर आप शेयर दे रहे हो तो टू शेयर कैपिटल, अगर आप डिबेंचर दे रहे हो तो 2% डिबेंचर, है ना, 9% 8% जो भी वहां पे दे रखा होगा रेट आपका, तो उसके हिसाब से दे दोगे। तो वो हो गया आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो आप जब कोई बिल्डिंग खरीदते हो, कोई एसेट खरीदते हो, तो आप जब इश्यू करते हो डिबेंचर्स, है ना, तो आप इश्यू कर सकते हो प्रीमियम पे, एट पार पे और एट डिस्काउंट पे। ठीक है ना, तो एट पार पे तो नॉर्मल बात है, बट डिस्काउंट और प्रीमियम पे क्या होता है उसका मैं अभी बताने वाला हूँ आगे आगे। तो आपको ये मेन बात समझनी होती है। ठीक है, तो अब देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है, इसके अंदर हम करते हैं, ये देखो, सबसे पहले जब हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं तो एट पार पे करेंगे, तो क्या करना है, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे, और डिबेंचर एप्लीकेशन को फिर परसेंट डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। यहाँ मैं देता हूँ परसेंट डिबेंचर, जो भी होगा 9% 8% डिबेंचर, मैं आपको यहाँ देखो स्पेस दे दिया, ये डिबेंचर हो जाएगा। तो ये जगह छोड़ दिया परसेंट डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट कर देंगे, 2% डिबेंचर कर देंगे, जो भी 9% 8% होगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर डिबेंचर, है ना, या बिंग लिख सकते हो आप, टुवर्ड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट में क्या होता है, तो अलॉटमेंट में आप सीधे लिखोगे मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप लिखोगे परसेंट डिबेंचर। ठीक है, टू, आप परसेंट डिबेंचर लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया परसेंट डिबेंचर। और उसके बाद क्या करोगे, फिर जब पैसे आ जाते हैं उसके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी इश्यू करते हैं डिबेंचर्स, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सर काम सारा काम एक जैसे करोगे, इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं इसमें सारा फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, जो नॉर्मल बात होती है। अब एक होता है, देखो, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर्स, हम प्रमोटर्स को क्यों देते हैं, हम प्रमोटर्स को इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स, इसके पीछे रीजन क्या होता है। जब भी हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं प्रमोटर्स को, तो होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, तो एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है। तो वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो है ना, वो प्रमोटर्स जो भी शेयर डिबेंचर इश्यू होते हैं, तो उनसे वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जब भी होगा, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस नाम से वो अपने उनको हम देते हैं, मतलब अपने प्रमोटर्स को हम देते हैं। तो क्या लिखोगे, तो ये फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, लिखोगे आप, या तो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, एक ही बात है। ठीक है, आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, आप लिखोगे परसेंट डिबेंचर अकाउंट, टू, आप परसेंट डिबेंचर अकाउंट करते हो, परसेंट डिबेंचर अकाउंट करते हो। ठीक है, जो भी 8% 9% डिबेंचर होगा, ये आप करते हो, क्योंकि आप देते हो किसको, प्रोमोटर्स को देते हो। ठीक है,
तो प्रमोटर्स को दोगे तो नॉर्मली क्या होता है कि इसकी या तो हम ये डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या इसकी ड्यूअल एंट्री भी होती है। वो कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया और, ठीक है, क्या करोगे, जैसे आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अगर पे कर रहे हो तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। तो हम ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे, आपका इन कॉर्पोरेटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रमोटर्स, टू प्रमोटर्स अकाउंट करते हो, ठीक है। तो प्रमोटर्स अकाउंट आप करोगे, ये आप एंट्री करते हो। मान लो जो भी अमाउंट का होगा वो आप पहले एंट्री ये करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे नरेशन में बिंग इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू प्रोमोटर्स, ठीक है। तो प्रोमोटर्स को आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये आप एंट्री करोगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपकी कब हुई, जब आपको प्रोमोटर्स को देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिसाइड करोगे इसको देना है। तो अभी आपने क्या किया है, एसर्टेन किया है कि इसको देना है, यानी ये आपका ड्यू की एंट्री होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, पेमेंट की एंट्री करोगे। फिर आप लिखोगे, जब उसको पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, प्रोमोटर्स को आप डेबिट कर दोगे, प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट करोगे और टू टू क्या करोगे, टू कर दोगे परसेंट डिवेंचर, यस, परसेंट डिवेंचर डिवेंचर्स, ठीक है। ये कर दोगे अकाउंट, हाँ, ये आप एंट्री कर दोगे। ये एंट्री आप करते हो, जैसे मान लो कि हमारा 2 लाख रुपया खर्चा है, तो 2 लाख रुपया लिख दिया प्रोमोटर्स का, और यहाँ पे इसके सामने लिख दिया, इसके सामने अमाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है। तो आपका ये हो गया, है ना। तो अगर हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम एक ही एंट्री कर सकते हैं, और मैं बता रहा हूँ कि दोनों एंट्री क्या क्या होगी, वो आपको समझ जाना है। और एक सिंगल एंट्री क्यों करा है ये भी बताऊंगा आपको, और डुअल एंट्री हम कर सकते हैं। तो देखो, ये हो गया। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में ये हो गया। अब आप प्रमोटर को दे रहे हो, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका है। दो तरीके, इन दोनों तरीके में दो एंट्री होगी। जैसे इसमें सिंगल एंट्री हो जाएगी और इसमें आपको डबल एंट्री हो जाएगी। तो प्रमोटर्स टू डिवेंचर वो करोगे, प्रेजेंट डिवेंचर, ठीक है। एक सेकेंड, अब मैं इसको, ठीक है, ये अब देखो, अब हो गया ये। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसकी नरेशन कर देता हूँ। अब इसका नरेशन हो जाएगा बिंग प्रोमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, बिंग लिख दोगे आप, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रोमोटर्स, ठीक है। आप प्रोमोटर्स को दे रहे हो फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इस तरह से आप दे दोगे उनको, ठीक है। तो ये आप एंट्री इसकी आपने कर दी यहाँ पे।
2 लाख रुपए की, और यहाँ भी आपने 2 लाख की कर दी। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 2 लाख 2 लाख। तो आप दोनों में से कोई, जैसे ये दोनों एंट्री है, या तो आप सिंगल एंट्री ये वाला करो, या तो ये दोनों एंट्री कर दो। तो ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये क्या है, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, इसमें होता क्या है कि सिंगल एंट्री हम कर रहे हैं। कैसे सिंगल एंट्री हो गई, देखो एक बार कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस में हम यहाँ पे लिखा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, ठीक है, 2 लाख कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्रोमोटर को डेबिट कर दिया, टू पर्सन डिबेंचर कर दिया। तो देखो एक बार प्रोमोटर यहाँ क्रेडिट हो रहा है, एक बार डेबिट हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोमोटर डेबिट और क्रेडिट कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू पर्सन डिबेंचर आ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे सिंगल में दिखा दिया एंट्री में। ठीक है, तो आप चाहोगे तो दोनों एंट्री कर सकते हो, या सिंगल एंट्री यहाँ कर दोगे तो आपको क्या होगा कि प्रोमोटर को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू डिबेंचर पर्सन डिबेंचर डायरेक्ट लिख देंगे, और लिख देंगे बिंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, है ना, लिख सकते हो आप यहाँ पे। वही चीज है जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज, ये चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का खर्चा होता है, कभी आपको अभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, है ना। उसके बाद देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर हम करते हैं अंडरराइटर को देने के लिए। अंडरराइटर कौन होता है, देखो कई बार क्या होता है कि हम शेयर इश्यू करते हैं, तो जैसे हमने 50,000 शेयर इश्यू करा, बट 40,000 ही सब्सक्राइब हुए, है ना, 10,000 सब्सक्राइब नहीं हुए। तो एक अंडरराइटर होता है, वो एक एजेंट की तरह होता है। वो कहता है क्या कि अगर आपको शेयर आपका इश्यू नहीं हुआ है, आप इश्यू नहीं कर पाए, तो आप इश्यू कर दिया है आपने, लेकिन आपका वो नहीं हुआ, मतलब सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो आप क्या करो कि आप हमें दे दो, हम अपने बंदों से उसको सब्सक्राइब करवा लेंगे। ठीक है, हम उसको कैसे सब्सक्राइब करेंगे वो हमारी टेंशन है, आपको कोई हेडेक नहीं है, आप बस हमें हमें कमीशन दे देना। तो वही अंडरराइटर को कमीशन देना होता है। तो कंपनी क्या करती है, उनको कमीशन देती है। तो होता क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट टू अंडरराइटर करते हैं, जब उसको हम कमीशन देने वाले होते हैं, ड्यू होता है, मतलब अभी उसको दिया नहीं है। ठीक है, मान लो कमीशन है 50,000 रुपए की, हाँ, 50,000 की कमीशन है, तो आपने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, अब ये कमीशन है, अब इसको हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने क्या करना पड़ेगा, जब हम उसको शेयर इश्यू करेंगे या डिबेंचर इश्यू करेंगे, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड, व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड। ठीक है, तो जब हम इश्यू करेंगे उसको, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2% डिबेंचर, टू जितना भी 9% 8% डिबेंचर वो लिख दोगे, और वही अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया अमाउंट। ठीक है, मतलब ये है कि आपको समझना है कि जब भी आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पे करते हो अपने प्रोमोटर्स को, तो आपको करना क्या है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर कर दोगे, फिर प्रोमोटर को डेबिट करके और पर्सन डिबेंचर को आप क्रेडिट कर दोगे। या तो ये काम कर सकते हो, या प्रोमोटर प्रोमोटर हटा दो और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर कर दो। ठीक है, ये कर सकते हो। फिर डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर टू अंडरराइटर, इसमें भी यही काम कर सकते हैं एक साथ। देखो अंडरराइटर दो बार है यहाँ पे, अंडरराइटर अंडरराइटर दो बार है, तो एक बार अंडरराइटर क्रेडिट साइड में, एक बार अंडरराइटर डेबिट साइड में है। ठीक है, तो क्या होगा, आप अंडरराइटर अंडरराइटर काट दोगे तो क्या बचेगा, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट। तो आपकी मर्जी, आप दोनों कर सकते हो, आप सिंगल भी कर सकते हो, ठीक है, चाहोगे तो। थोड़ा डबल करने से क्या होता है कि ड्यू की एंट्री और पेमेंट की एंट्री थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से दी जाती है। ठीक है, तो इससे टीचर को भी अच्छा रहता है, आप क्लियर तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप दोनों लिख दिया करो। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। अब देखो जब हम यहाँ पे
ये फर्स्ट फाइनल कॉल वही है जो मैंने बताया था, इसको मैं उधर डाल देता हूँ। अंडरराइटिंग कमीशन को मैं चलो एक मिनट, ये बीच में डाल दिया था मैंने, अभी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये बाद में डाल देंगे। ये हो गया, ये ज़रूरी था जानना आपको, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। बाकी तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री जैसे आप शेयर में करते थे वैसे इसमें करोगे, ठीक है। अभी आपको मैं इश्यू एट डिस्काउंट प्रीमियम सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी अंडरराइटिंग कमीशन को तो पीछे करता हूँ, ठीक है। ये समझा दिया है, ठीक है ना, ये लास्ट की चीज समझा दिया है। अब देखो जैसे हम डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो हमने किया था ना यहाँ पे, एक मिनट, ये आपको, हाँ ये था ना, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, कट करता हूँ यहाँ से तो हट जाएगा। ये था प्रमोटर्स का, हाँ, ठीक है ना, इसको कट करते हैं और सीधे हम पहुँचते हैं यहाँ पे। ये अंडरराइटर काम अब यहाँ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर अंडरराइटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट प्रोमोटर का रह गया ना एक, चलो प्रोमोटर का भी कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसको। एक्चुअली मैंने ये अरेंज करी है आप लोग के लिए कि ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और थोड़ा इसको एक सेकेंड मुझे लगेगा इसको हटाने में, क्योंकि अभी सीक्वेंस के हिसाब से आपको सारा कुछ समझाऊंगा ना, तो क्लियर हो जाएगा। अभी इसको मैं लास्ट में डालता हूँ, ठीक है ना, ये अब आ गया लास्ट में, ठीक है। अब देखो मेन क्या है, मेन बात क्या होती है कि आपको जब भी शेयर इश्यू होता है तो आप देखते हो कि एप्लीकेशन आती है, तो बैंक टू शेयर डिवेंचर एप्लीकेशन करेंगे। अगर शेयर होता है शेयर एप्लीकेशन करते हो, शेयर की जगह पे आप डिवेंचर लिख दोगे। डिवेंचर एप्लीकेशन हो गया, फिर उसका अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, सेम जैसी एंट्री होगी। वही करना है, क्या वहाँ शेयर करते थे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यहाँ पे डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करोगे और 2% डिवेंचर कर दोगे, तो जो भी है परसेंट डिवेंचर, हाँ, ये आपने कर दिया। अब उसके बाद फिर डिबेंचर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के जो पैसे आते हैं भाई वो तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप कोई डिबेंचर इश्यू करते हो, अ, अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो एट पार पे, तब तो ये नॉर्मल एंट्री जो हो रही थी वही होगी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो पब्लिक में, तो क्या होगा, जब भी डिबेंचर आप पब्लिक पे इश्यू करते हो डिस्काउंट पे, तो आपको लिखना होता है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये आप करोगे। और चूंकि आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो पब्लिक से, तो पब्लिक से डिस्काउंट पे इश्यू करोगे तो क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर कर देंगे, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री हो रही है, तो उसमें आपको कहाँ दिखाना है, जहाँ पे अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट टाइप पे ही सारी एडजस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे 2% डिबेंचर, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपने इश्यू करा है, मान लो कि था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हम मानते हैं कि एप्लीकेशन डिबेंचर थी हमारी 50,000 की डिबेंचर है, मान लो 50,000 की डिबेंचर है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबका रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जस्ट मान लो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स इश्यूड
हमारा है 50,000 @ 10 ईच, ठीक है, या 100 ईच मान लेते हैं, 100 ईच आपने करा है। और यहाँ रेट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन का रेट है, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन है मान लो 20 रुपए का, अलॉटमेंट है मान लो 30 रुपए का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मान लो 50 रुपए का, है ना, टोटल 100 रुपए हो गए। अब उसी हिसाब से एप्लीकेशन हो रही है, देखो यहाँ पे जब एप्लीकेशन की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 50,000 इंटू 20 है ना, यहाँ पे तो आप करोगे 50,000 इंटू 20, ठीक है, 50,000 इंटू 20 करोगे, ठीक है। अब 50,000 इंटू कर दिया, आपका 1 लाख हो गया, ठीक है। अब डिबेंचर एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी वही सेम अमाउंट से, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सबकी एंट्री करोगे, जैसे अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गई, है ना, पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन पैसे रिसीव करोगे तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया। अब डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे और टू क्या कर दोगे, परसेंट डिबेंचर, वही सेम अमाउंट से, ये आपने कर दिया 1 लाख, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद फिर अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट का रेट क्या है आपका, सेम रेट है, तो सेम रेट से यहाँ पे वही 1 लाख हो जाएगा, है ना, और इसमें भी पैसा बैंक में वही सेम आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल में क्या करोगे, 1,50,000 इंटू 50 यानी कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 आप यहाँ लिख दोगे, 2,50,000, ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे कॉल के लिख सकते हो, थोड़ा स्पेस देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का भी हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर डिस्काउंट पे इश्यू करोगे तो आप कितना कर रहे थे, 50,000 इश्यू कर रहे थे, और तो 50,000 इश्यू कर रहे थे, और मान लो 10% डिस्काउंट है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्काउंट 10% है, विथ लिखा है 10% डिस्काउंट, 10% मतलब सॉरी वो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, है ना, तो 50,000 का रेट क्या है, 100 का रेट है, तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट जो 10% है वो कितना हो जाएगा, 50,000, 100 रुपए का हमारा फेस वैल्यू है, 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपए, 10 रुपए का हमारा डिस्काउंट लग रहा है, हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं पब्लिक को, तो पब्लिक को डिस्काउंट पे देंगे, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन में तो पूरा वही लिखेंगे जितना है, अलॉटमेंट में क्या करेंगे, हम वहाँ पे डिस्काउंट को दिखाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे अगर डिस्काउंट रहता तो आपको डिवेंचर अलॉटमेंट में क्या करना होता है, इसमें कितना था, 50,000 इंटू आपका हो जाएगा 20 था ना, हाँ 30 था, 30, ठीक है, ये हो गया। अब डिस्काउंट कितने की है, 10 रुपए की, तो 50,000 इंटू 10, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, तो अलॉटमेंट हमारा हो जाएगा कितना, अलॉटमेंट हमारा 30 रुपए का हो गया, और डिस्काउंट उससे डिबेंचर तो 10 रुपए का,
लेकिन यहाँ पे चूंकि डिस्काउंट देना है तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे अगर अलॉटमेंट होगा तो अब हमारा कितना हो जाएगा मिला के, क्योंकि डिस्काउंट कट चुका तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगेगा, हमेशा अलॉटमेंट पे लगेगा। ठीक है, जब हम लमसम में करेंगे तो हम फर्स्ट टाइम में ही कर देंगे, यानी बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो करेंगे तो उसमें ही डिस्काउंट काट के दिखा देंगे, और फिर उसका डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट करेंगे और 2% डिवेंचर करके वही डिस्काउंट दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन ये लमसम में नहीं है बल्कि हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, तो इसमें सब कुछ यही दिखाना पड़ेगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइन को दिखाना पड़ेगा, और जो भी डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा वो हमें अलॉटमेंट के फेज पे दिखाना है। तो चूंकि अब डिस्काउंट लग रहा है तो हमारा अलॉटमेंट का पैसा भी कम आएगा, तो हम लिखेंगे 20+30 करेंगे इसको, 20+10 करेंगे। ठीक है, ये मिला के आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ डिस्काउंट का था तो इसका 20 कर दोगे। ठीक है, 20 और 10 30, तो डिबेंचर में कितना आ जाएगा, परसेंट डिबेंचर में 50,000 इंटू 30 ही आएगा पूरा ना, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, 50,000 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, यहाँ भी आपका हो जाएगा 50,000 इंटू 10, 50,000 इंटू 10, ये हो गया 4 2 6, 10 लाख हो गया ये, है ना, और ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा हो गया 15 लाख, ये हो जाएगा पूरा 15 लाख। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होता है, डिस्काउंट की गारंटी होगी तो। फिर उसके बाद अगर प्रीमियम इश्यू कर रहे हो आप तो लिखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो अलॉटमेंट में ही करने हैं, तो आप अलॉटमेंट में ही सब कुछ चेंज करोगे। तो आप लिख दोगे, अब डिबेंचर आपका कितने का था, देखो इसमें तो पैसा बढ़ जाएगा आपका, तो आपका 50,000 इंटू क्या रेट था, 30, 30 का रेट था आपका, तो कितने हो गए, 15 लाख। ठीक है, उसके बाद परसेंट डिबेंचर में कितना आएगा आपका, परसेंट डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा आपका कितना, ये जितना आपके पास ओरिजिनल है तो ये आ जाएगा आपका 4,000 इंटू आपकी प्रीमियम, मान लो कि 10% प्रीमियम है या 15% प्रीमियम है, तो 15% प्रीमियम ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था 10% डिस्काउंट और 15% प्रीमियम, परसेंट मान लो प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर प्रीमियम दिया जा रहा है तो प्रीमियम को आपको यहाँ दिखा दोगे 50% दिखाना है, तो यहाँ पे क्या दिखाना, अलॉटमेंट पे दिखाना है। तो यहाँ पे है प्रीमियम का आ गया क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिखा दोगे 5 लाख, और ये परसेंट डिबेंचर हो गया 50,000 इंटू जो ओरिजिनल है, कितना अलॉटमेंट का है, 30 का है। ठीक है, तो प्रीमियम को दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम दिखाओगे यहाँ पे, साइड कर दूंगा सर। हाँ, तो एसपीआर कितना हो जाएगा आपका, 4,000 इंटू 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7.5 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये 15 लाख और ये 7.5 लाख। ठीक है, अब एक चीज आपको बताने वाला हूँ, देखो 7,50,000, तो यहाँ कितना आ गया, ये 7,50,000 है और 15,000 है, तो कितना हो गया, 15 5 20 तो 22,50,000, तो यहाँ भी 22,50,000 होना चाहिए। यानी यहाँ पे 30 और 15 दोनों मिला के डिबेंचर अलॉटमेंट में लिखेंगे आप, कितना लिखोगे, 45 45 लिखोगे, 45 है ना।
तो इस तरीके से आपका हो जाएगा कितना 22,50,000। तो 15 5 20 तो 22,50,000। ठीक है, 22,50,000 रुपए का हो जाएगा ये, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं डिबेंचर इश्यू जो हुआ हमारा उसको हम इस तरह से दिखा देंगे, है ना। अगर प्रीमियम पे हुआ है तो मैंने डिस्काउंट भी दिखा दिया आपको, प्रीमियम पे दिखा दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से बना सकोगे। अब देखो ट्रीटमेंट होती है हमारी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। तो अगर आप इश्यू कर रहे हो डिबेंचर को, तो अब देखना है क्या कि जब आपने इश्यू करा है, तो इश्यू करा है तो एट पार पे कर सकते हो आप, एट डिस्काउंट पे कर सकते हो या प्रीमियम पे कर सकते हो। लेकिन अब बात क्या है ना कि आप जब इश्यू कर रहे हो पब्लिक में इश्यू कर रहे हो फर्स्ट टाइम, जब आप इश्यू करते हो तो एट पार पे करते हो, यानी सेम प्राइस पे, 100 रुपीज का है तो 100 रुपीज पे। अगर आप डिस्काउंट पे करते हो तो 10% डिस्काउंट काट लिया मान लो, तो आप 90 पे करोगे। अगर प्रीमियम ले रहे हो 10 रुपए का या 20 रुपए का, मान लो 20 रुपए का प्रीमियम है तो आप 120 पे करोगे, है ना। तो ये तो आपने इश्यू के टाइम पे किया। लेकिन अब देखना है क्या कि जिससे लोन लिया है हमने, जिस डिबेंचर होल्डर से लोन लिया है, कई बार क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं ना तो उस वक्त तो शर्त रखता है कि जब भी आप लोन लोगे तो आप जब पेमेंट करोगे तो आपको रिडीम के टाइम पे आपको हमें 10% और देना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें 10% एक्स्ट्रा आप दोगे। तो अब वो बंदा जो है वो लोन ले वो दे रहा है आपको, तो इसी शर्त पे दे रहा है। हर कोई डिबेंचर होल्डर ऐसा शर्त नहीं रखेगा, कोई जरूरी नहीं कि हर कोई जिससे भी लोन लिया है सभी ये शर्त रखे। तो ऐसी बातें जो है वो कुछ लैंडर कर सकते हैं, जो भी जिन्होंने लोन दिया आपको, तो वो कह सकते हैं कि भाई आप जब आप रिडम्पशन करोगे तो आप हमें 10% एक्स्ट्रा दे देना। अब वो क्या हो रहा है कि हम उसको लोन भी ले रहे हैं उससे, हम उससे उसको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, है ना। मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं, ईयरली इंटरेस्ट जो होता है हमारा वही, उसी को मंथली में कन्वर्ट करते हैं। वो उसको दे ही रहे हैं, उसको मेल अमाउंट भी दे रहे हैं, फिर भी वो 10% हमें मांग रहा है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है इसी शर्त पे हमें लोन दे रहा है तो हमें तो करना पड़ेगा। 10 लाख का लोन है तो कह रहा है कि भाई आपको 10% हमें और देना पड़ेगा। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का हमारा क्या है, रिडम्पशन का प्रीमियम है। यानी जब आप देंगे तो उसको आप ज्यादा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आप उसको ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ वही सिचुएशंस यहाँ लिखे हुए हैं, देखो, इश्यू एट पार एंड रिडेमेबल एट पार। तो अगर रिडेबल एट पार है तो कोई टेंशन नहीं है। जब आप इश्यू कर रहे हो तो रिडेबल भी एक बार कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडेबल एट पार। तो इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडेबल एट पार। तो अगर आप पब्लिक में इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हो एट पार पे, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, जब आप इश्यू एट पार पे या प्रीमियम पे कुछ भी कर रहे हो लेकिन रिडेबल अगर प्रीमियम है, तब क्या करना पड़ेगा। अगर रिडीम आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको दो एंट्री करनी पड़ती है। नॉर्मली आप जो भी एंट्री कर रहे हो, आप क्या करोगे, जैसे अलॉटमेंट टाइम पे करोगे, है ना, क्या करोगे कि डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, जैसे अलॉटमेंट का फेज चल रहा है, तो अगर आप रिडीम कर रहे हो, रिडेबल एट प्रीमियम लिखा हुआ है, मान लो कि जो बंदा है ना वो हमसे कह रहा है कि अब 10% या 8% में एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कैसे दिखाओगे, जैसे दिखा दो। जैसे मान लो कि आप कर रहे हो डिस्काउंट एट इश्यूड एट पार एंड रिडेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो एट पार हम देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे था ना, एप्लीकेशन रिसीव हो गया। ठीक है, अब अलॉटमेंट हो गया, तो अलॉटमेंट टाइम पे क्या करेंगे, यही पे हम दिखा देंगे। लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको हम लॉस बोलते हैं ना, ये आपका लॉस होता है ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो आपका ये हो गया, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपके शेयर्स कितने थे, 1 लाख थे ना।
हमने क्या रेट रखा 50,000 इंटू 3, तो 15 लाख, 15 3 4 5, ठीक है 15 लाख था, तो तब यहाँ भी 15 लाख हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। अगर मान लो कि चूंकि हमें देना है उसको रिडम्पशन करनी है 8% पे, मान लो तो 8% पे करनी है, तो आप 50,000 का 50,000 सॉरी कितना था आपका अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसका आपको क्या करना है, रिडम्पशन डिबेंचर देना है उसको। जैसे इश्यू आपने कितना करा था, 50,000 करे थे 100 क्रेडिट से, तो 50,000 गुना 100 कितना हो गया, यानी आपके 50 लाख हो गए। ठीक है, तो 50,000, ठीक है, तो 4 जीरो तो 6, यानी 50 लाख हो गए। तो अगर मान लो कि कह रहा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम हमारा 8% है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे लिखा रहेगा आपका रिडीमेबल मेबल एट 8% प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपका रिडीमेबल आपका 8% प्रीमियम बोलेगा, तो आपको 8% निकाल देना है। ठीक है, तो कहाँ थे हम, यहाँ पे थे ना नॉर्मल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे लॉस, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको एक्स्ट्रा लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा लिखना है, बता रहा हूँ आपको, ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा। और नीचे लिखोगे आप टू प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन, redemption of debenture, redemption of debenture। ठीक है, redemption of debenture हो गया आपका। तो प्रीमियम और redemption, ये दोनों चीजें जो है ना, ये एक डेबिट में आएंगी, एक क्रेडिट में आएंगी और कट जाएंगी, तो हमारा मेन जो एंट्री हमारी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो 8% है, तो 50 लाख का 8% कितना हुआ, 4 लाख, 4 लाख रुपए आपने यहाँ दिखा दिया, वही 4 लाख आपने यहाँ भी दिखा दिया, बस खत्म। इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। देखो मैंने इसलिए इसको मार्क किया है कि ये इससे कोई हमारा असर नहीं पड़ेगा मेन एंट्री पे। मान लो आप इश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट पे भी कर रहे हो, तो डिस्काउंट आपका जो इश्यू का डिस्काउंट है उसको क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर लिखोगे, और ये चीजें बस ऐसे ही आ जाएंगी, सबमिट हो जाएंगी। जैसे यहाँ देखो, अब देखो जैसे हमने किया था डिस्काउंट पे इश्यू करा था, डिस्काउंट पे इश्यू करा तो क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट इश्यू करा तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर हो गया हमारा। और अगर इस पे प्रीमियम होता, मतलब रिडम्पशन का प्रीमियम होता, यानी कि जो बंदा जिससे लोन लिया है उस वो कह रहा है कि हमें रिडम्पशन करो प्रीमियम पे, तो वही चीज हम यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, और इसके नीचे फिर वही लिखते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर देते हैं। तो ये चीज आपका कंट्रोल सी, बस इसके नीचे लिख दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। तो आपको देखना है, चाहे वो डिस्काउंट हो, एट पार हो या प्रीमियम हो, आपको ये चीज खाली देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये इधर लिखा दिया आपने, इधर डेबिट में लॉस ऑन रिडम्पशन डिबेंचर कर दिया, और क्रेडिट में टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर काउंट कर दिया, यानी आपका मेन एंट्री पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो डेबिट में ये वो हो ही गया, और क्रेडिट में हो ही गया, तो आपका काम काम खत्म हो जाता है। अगर प्रीमियम होता तो भी वही चीज सेम बात होती, यहाँ पे प्रीमियम होता तो भी वही बात होती, ये अलग से ही आता, बस आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी अलग से ही आएगा, यानी जन जो बंदा जो हमारा जो लैंडर है वो अगर मान लो कह रहा है कि
आप हमें प्रीमियम पे दीजिए, मुझे 10% ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, तो आपको उसको अलग से दिखा देना है, बस ऐसे, यही बात है और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस इस तरह से आपको दिखा देना है ना। देखो असर नहीं पड़ा ना, यानी रिडेबल आप अगर पीएम पे हो ही रहा है और केस कोई भी हो, तो वो तो दोनों साइड ऊपर नीचे आ ही जाएगा, तो आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा, है ना। ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, बस यही चीज है। अब देखो जैसे है ना, इश्यू एट पार है, रिडेबल एट पार है, तो क्या हुआ, बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कौन कर देंगे, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑन डेबिट टू परसेंट डिबेंचर हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे इश्यू करें एट पार पे, रिडेबल एट पार पे, यानी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहे हैं। अगर इश्यू एट डिस्काउंट और रिडेबल एट डिस्काउंट है, एट पार है, तो क्या होगा कि इश्यू हमने डिस्काउंट पे करा है और रिडीम हमें एट पार पे करना है, कोई टेंशन नहीं है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट हो गया और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और इश्यू डिबेंचर अकाउंट कर देंगे, क्योंकि आपको ये देना है, और 2% डिबेंचर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंट डिबेंचर आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पब्लिक में इश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, लेकिन रिडीमेबल हमें पार पे करना है, तो कंटेंशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है, इश्यू कर रहे हैं जैसे ऊपर किया तो वही काम करना है यहाँ पे, बैंक टू बैंक ऑन डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट परसेंट डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट, ये हमारा। ठीक है, ऐसे एक सर्कल कर देता हूँ जरा, तो आपको आसान रहेगा, बराबर उसको टेबुलर फॉर्म में डालता हूँ। इस तरह से हो गया। और ये आपको दिखा दिया, बस समझने की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, और रिडेबल पार है तो कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, वो हम आराम से नॉर्मल एंट्री करेंगे जैसे करते हैं। और अभी देखो एड प्रीमियम आएगा तो क्या करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिडेबल एट पार यहाँ भी है, तो वही वही चीज है, कोई कहानी कोई नई नहीं है। इश्यू एट प्रीमियम, रिडेबल एट प्रीमियम है, तो हमारा आराम से काम निकल जाएगा। ठीक है, और हमें मेन देखना होता क्या है कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल काम तो वही है। अब देखो प्रीमियम पे अगर होगा भी ना, तो कोई खास बात नहीं होती है। देखो कैसे इसमें हम मर्ज करते हैं, दिखाते कैसे हैं। ये हटा दिया। अब देखो, तो इश्यू एट पार एंड रिडेमेबल एट प्रीमियम, तो अगर यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है कि आप रिडीम करोगे प्रीमियम पे, तो क्या करना होगा, बस वही मैंने जो बताया था ऊपर, वही चीज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे, तो मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये नॉर्मल एंट्री होगी इशू करने की, और फिर ये चीज यहाँ पे आपको अलॉटमेंट टाइप पे दिखा देना है, मतलब सेकेंड टाइप पे दिखा देना है। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ जो है, जो हमारी एंट्री हो रही थी वही होगी। यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और ये 2% नॉर्मल डिबेंचर हो गया, परसेंट डिबेंचर, है ना, 2% डिबेंचर, और ये हमारा 2 प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये बता ही दिया है। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि ये एक्स्ट्रा रहता है, ये हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, आपको वहां पे ध्यान रखना है कि ये चीज एक्स्ट्रा है, तो इसका कोई
खास काम नहीं है, जो हमारा मेन अमाउंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वही है, डिस्काउंट है, अब रिडेमेबल प्रीमियम है तो हमारा वही है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में दोनों आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों मिला के आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये दोनों चीज मिला दो, एक साथ कर दोगे। जैसे नॉर्मली हम लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर करते हैं ना, तो आप यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर ऐसे दिखा सकते हो। जब आप दोनों दे रहे हो, अगर डिस्काउंट पे भी इश्यू कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक में भी डिस्काउंट इश्यू पे कर रहे हैं और रिडेबल भी हमें प्रीमियम पे देना है, दोनों का पैसा मिला दो यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में, और तब उसमें लिख दो। और यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो है ही, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट कर देना है, बस ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान रखने की बात होती है। फिर अब इश्यू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो हमारा इश्यू जो हो रहा है हमारा वो ऐसे नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, और ये ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अमाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आप कि आपको रिडम्पशन पे आपको मिल रहा है, इसमें इश्यू लिखा है, आप लॉस ऑफ रिडम्पशन लिखो। लॉस ऑफ रिडम्पशन लिखने से फायदा ये होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि ये लॉस किसका है, ये जो हम लेंडर को दे रहे हैं उसका है। लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा दोगे और आपका काम खत्म, ठीक है। क्योंकि ये जो है हमारा जो प्रीमियम है, नॉर्मल हमारा प्रीमियम है ना, और ये हमारा एक्स्ट्रा था, इसका हमारे अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। कि हमारा जो मेन काम है वो तो हमारा वही अमाउंट से होएगा, और ये तो दोनों साइड सेम आ ही रहा है, तो इसलिए मेन अमाउंट हमारा वही रहेगा, ठीक है। मान लो 50,000 इश्यू किए थे और एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है, तो 100 के हिसाब से हो जाएगा, 50,000 इंटू 100 था ना आपका 50 लाख रुपए का, 50, ठीक है, 50 लाख का। लॉस हमारा 8% था, तो कितना था 4 लाख। तो इसका हमारा मेन काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आप बस समझ जाना, इसको मैंने ये लिखा है विद प्रीमियम, इसकी जरूरत नहीं है। 4 लाख, ठीक है। और टू डिवेंचर आपका तो ऑरिजिनल जो होता है वही आ जाएगा, तो यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 लाख, ठीक है। और प्रीमियम का मान लो 10% है, तो 50 लाख का 10% 5 लाख, ठीक है। तो 50 + 55 लाख हो गए टोटल, तो टोटल आप 55 लाख कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑर्डर में वो पैसा जुड़ के आएगा, तो आप इसको बढ़ा दोगे। तो कितना था आपका, अगर 10% था तो आपका 110 हो जाएगा यहाँ पे, 110, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा पूरा। और ये जो अमाउंट है ना ये दोनों का, इसलिए मैं रेड में इसलिए दिखाया कि इसका असर कुछ नहीं पड़ता, हमारा मेन एंट्री पे कोई असर नहीं पड़ता है। आपको डेबिट साइड में लॉस और रिडम्पशन और डिबेंचर दिखाना है जब रिडेबल एट प्रीमियम हो, है ना। और नीचे टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखा देना है, बस खत्म कहानी, ठीक है। बाकी मैंने अंडरराइटर वगैरह का समझा ही दिया आपको, प्रोमोटर्स के भी समझा दिए हैं शुरुआत में, बस आपको ये चीज ध्यान से रखनी है। और फिर उसके बाद आपको अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन इस पे। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा इसके बेस पे, ठीक है। ये जितनी चीजें समझाई है उसके बेस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, और सामने सामने क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा टीएस ग्रेवाल का, ठीक है। तो आप उसको देखोगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बस इतना अभी के लिए इतना ही,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे और आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह कराता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।